हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी नदियों को देख रहे हैं। देखो, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, मींस जो बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, जिसका जिसका बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी? गंगा। अब गंगा बनती कहां से है ये देखते हैं। देखो, एक तो आपकी अलकनंदा हो गई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अलकनंदा। और एक आपकी हो गई भागीरथी। इन दोनों के देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर मिलने से, है ना, ये नदी बनती है गंगा। वहां से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, तो एक हो गई अलकनंदा, एक हो गई भागीरथी। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अलकनंदा है ये आपकी कहां से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो वहां से ये निकलती है सतोपत से। और भागीरथी निकलती है गंगोत्री धाम से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों मिलती है देवप्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है नदी का मिलन। जहां दो नदियां मिल रही होती है उसको प्रयाग बोलते हैं। तो ऐसे पंच प्रयाग, 5 प्रयाग पड़ते हैं यहां पर उत्तराखंड के अंदर। उसमें से एक देवप्रयाग भी है। और प्रयागों का राजा प्रयागराज वो उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, जहां गंगा और यमुना नदी का संगम है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखें, ये भाई यूपी में पहुंच गई नदी, है ना। यूपी में जाने के बाद आगे जाकर क्या है ना, बिहार में चली जाएगी। और फिर बिहार में ऐसे बहेगी सांप की तरह। फिर उसके बाद झारखंड के बॉर्डर पर चली जाती है। भाई टच तो करी गई ना झारखंड का बॉर्डर, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल के फरक्का में पहुंच के 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा बांग्लादेश, एक हिस्सा हुगली बनकर बहता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा है? हुगली बनकर बह रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको पद्मा बोलते हैं। कहां पर? बांग्लादेश के अंदर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, आप ये कह रहे होगे कि सर बांग्लादेश के अंदर जाके ही तो इसको पद्मा बोलते हैं, ये जो थोड़ा सा 18-19 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में बह रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको वापस से यहां पर भागीरथी बोल देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, देखो भागीरथी शुरू में भी थी और लास्ट में 18-19 किलोमीटर जो है फरक्का, फरक्का से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक का जो ये 18-19 किलोमीटर का है एरिया, इसको भी भागीरथी बोल देते हैं। ठीक है भाई, चलो। अब गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। साल 2008 में इसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया। साल 2017 में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों को, है ना, लिविंग ह्यूमन का, जीवित मानव का दर्जा दिया गया। किसका? जीवित मानव का दर्जा दिया गया। ओके भाई, यहां तक भी बात डन हो गई। तो उत्तराखंड में बह रही है, यूपी में बह रही है, बिहार में बह रही है, झारखंड के बॉर्डर पर है, वेस्ट बंगाल में बह रही है। ठीक है भाई। अच्छा, किधर की दिशा में बह रही है? ध्यान रखोगे किधर की। यहां तक तो थी थोड़ी सी, ये ध्यान रखोगे, किधर? दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। और फिर ये पूर्व की दिशा में बही है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ये पूर्व की दिशा में बह रही है। इसके किनारे पर, इसके राइट किनारे पर उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार देखने को मिल जाएंगे। राइट किनारे पर, ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए, इसके राइट किनारे पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? ऋषिकेश देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। हरिद्वार भी देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखोगे, उत्तराखंड में। ठीक है, यूपी में कानपुर इसके राइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, कानपुर देखने को मिलेगा यूपी में। और ध्यान रखना, गंगा के किनारे बसा हुआ बड़ा शहर वो यही है, कानपुर। ठीक है भाई। उसके बाद आप आओगे तो यहां पर, है ना, इस साइड में अगर आप आओगे तो यमुना भी आकर मिल जाती है प्रयागराज में। तो प्रयागराज इन दोनों के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आगे चलोगे तो इसके लेफ्ट पर बनारस बसा हुआ है। देखो पेपर में पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट पर कौन सा है, वो बनारस है, काशी है यानी कि। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बनारस इसके लेफ्ट पर है। बाकी वो राइट पर थे शहर। उसके आगे आओगे फिर राइट पर आपको पटना देखने को मिलेगा। इसी राज्य की राजधानी है जो इसके किनारे बसी हुई है, वो पटना है। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद अगर आप देखोगे, मुंगेर भी और भागलपुर भी इसी के किनारे बसे हुए हैं। पटना, मुंगेर, भागलपुर बिहार के इसी के किनारे राइट पर बसे हुए हैं। देख रहे हो, ज्यादातर राइट पर है, लेकिन बनारस लेफ्ट पर है, ये ध्यान रखना। फिर फरक्का इसके किनारे राइट पर बसा हुआ मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। फरक्का वेस्ट बंगाल का है, वहीं से ये 2 हिस्सों में बट जाती है। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक? डन बात। तो ये थी हमारी गंगा। ओके भाई, गंगा के बारे में ऐसे हमें ध्यान रखना है। शाबाश, आ जाओ अब अगली नदी को देखते हैं। देखो, गंगा के बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है ज्यादातर, ये ध्यान रखना।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, देखते हैं कि भाई भारत में नहीं है, यानी कि वो बाहर से आ रही है। तो हमारा राइट आंसर इसमें से ब्रह्मपुत्र। कैसे, आ जाओ देखते हैं। देखो ये ऐसे है, यहां पर पड़ता है तिब्बत ऊपर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तिब्बत, और ये हो गया यहाँ पर नेपाल, और ये हो गया यहाँ पर भूटान। तो तिब्बत में यहाँ पर चेमड्यूंग ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? चेमड्यूंग ग्लेशियर। तो ये उसी चेमड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको कैलाश पर्वत भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, और मानसरोवर झील भी देखने को मिल जाएगी। वह उसी के पास से निकल रही है, चेमड्यूंग ग्लेशियर से निकलने के बाद हिमालय के सहारे सहारे बहती हुई आगे जाकर नामचा बारवा पर्वत आ गया तिब्बत में ही, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। नामचा बारवा पर्वत से एकदम मुड़ गई। जैसे ही ये मुड़ गई तो ये यंगयाप दर्रा से एंटर कर गई। यंगयाप दर्रा यहां पर पड़ती है, यंगयाप दर्रा बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर, वहीं से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई है। उसके बाद ये आ गई असम में, और फिर उसके बाद चली गई कहां? बांग्लादेश में, और आगे जाकर ये गिर गई बंगाल की खाड़ी में। अब इसको यहां पर बोलते हैं सांगपो, याद रखोगे, या तो आप सांपो बोल दो इसको, या फिर यारलुंग सापो बोल दो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दिहांग बोलते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश वाले लोग। क्या नाम दे रखा है अरुणाचल प्रदेश वालों ने इसका? दिहांग, दिहांग, ठीक है भाई। और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इसको असम वाले लोग, ब्रह्मपुत्र इसको असम वाले लोग बोलते हैं। और इसको जमुना बोलते हैं बांग्लादेश वाले लोग, ठीक है, जमुना, ये ध्यान रखना। अच्छा, क्या होता है कि जब इसमें गंगा भी मिल जाती है, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जब इसमें मेघना भी मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखोगे, मेघना, है ना, क्लियर हो जाएगा। हमारी मणिपुर, ध्यान रखोगे, मणिपुर की पहाड़ियों से हमारी बराक नदी निकल कर आ रही होती है। कौन सी नदी निकल कर आ रही होती है मणिपुर की पहाड़ियों से? बराक। वो बराक नदी बांग्लादेश में आके मेघना बोली जाती है। और वो मेघना नदी जब इन दोनों नदियों के मिलन के पास मिल रही होती है ब्रह्मपुत्र में, तो अब ये तीनों नदियों का नाम मेघना ही पड़ जाएगा यहां से। और ये मेघना के नाम से ही फिर डेल्टा बनाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये ध्यान रखना आप, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो कभी कभी यूं भी कह दिया जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को या डेल्टा को क्या कहते हैं? मेघना। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पर ये नदियां डेल्टा बनाने वाली होती हैं, वहीं पर उसमें मेघना नदी आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, जो कि भारत के हिस्से में बराक बोली जा रही थी, और उसको बांग्लादेश में जाकर क्या बोल दिया? वहां पर मेघना बोल दिया। तो फिर ये मेघना के नाम से ही डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारी ये वाली नदी हो गई। तो हमने देखा ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोल देते हैं यहां पर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऊपर के हिस्से में जब तक वो डेल्टा नहीं बनाती है। अच्छा ठीक है, यहां तक। अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की। जैसे कि सहायक, ध्यान रखना, जैसे कि धनसिरी हो जाएगी, धनसिरी हो गई, जैसे कि सुबनसिरी हो गई, सुबनसिरी, ठीक है भाई, जैसे कि मेघना हो गई, ठीक है भाई, मेघना, ऐसे भी बोल सकता है बराक, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे कि कोपली हो गई, कोपली, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लोहित हो गई, लोहित, जैसे कि मानस हो गई, मानस, जैसे कि तीस्ता हो गई, तीस्ता, ठीक है भाई, ये सब इसकी सहायक है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। धनसिरी, सुबनसिरी, मेघना, कोपली, लोहित, मानस, तीस्ता, ये सर इसकी सहायक है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इनमें से बोला है, इन ऑप्शन में से। वैसे तो गंगा है, टोटल तो भाई 25-25 किलोमीटर, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हमारी इन ऑप्शन में से गोदावरी लगानी है हमें, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यमुना जो है वो 1376 किलोमीटर लंबी है, कृष्णा 1401 किलोमीटर लंबी है, नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है, गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है। चलो गोदावरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर आते हैं। देखो, ये है हमारा महाराष्ट्र का रीजन, ठीक है। तो महाराष्ट्र में नासिक के पास से ये नदी निकलती है। नासिक के पास एक जगह पड़ेगी त्रियंबक, ठीक है भाई, क्या पड़ेगी? त्रियंबक, जिसको त्रियंबकेश्वर बोल देते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, त्रियंबकेश्वर।
ये वहां से निकलती है। निकलने के बाद देखो, आपको पता है जब हम पर्वत पर्वत पहाड़ियां पढ़ रहे थे तो यहाँ पर पश्चिम घाट के पहाड़ हैं, ठीक है भाई, पश्चिम घाट के पहाड़, और ये कहां तक जा रहे हैं, साउथ गुजरात से लेकर फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, नीचे तक, ठीक है। आपको पता है 6 राज्यों में फैले हुए हैं। तो ऐसे ही पश्चिम घाट में यहीं पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है, महाराष्ट्र से। निकलने के बाद ये आ गई कहाँ, तेलंगाना, उसके बाद कहाँ आ गई, आंध्र प्रदेश आ गई, और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गई। लेंथ है इसकी 1465, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना भाई, ध्यान रखोगे, दक्षिण भारत की, है ना भाई, लंबी नदी है। और दूसरी बात, दक्षिण भारत की बड़ी नदी है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बड़ी नदी का मतलब है, देखो हमेशा ध्यान रखना, बड़ी का मतलब होता है ज्योग्राफी में, भूगोल में, चौड़ा, ठीक है भाई, यानी कि वो ज्यादा पानी भी लेकर चलती है, और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बड़ा है, अपवाह तंत्र भी इसका बड़ा है दक्षिण भारत में, और बेसिन भी इसका बड़ा है। बेसिन क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, देखो जैसे कोई नदी जा रही है और उसमें उसकी सहायक नदियां आकर मिल रही हैं, फिर उनकी भी कोई सहायक नदियां होंगी कहीं ना कहीं से जो आ रही होंगी, तो वो जहां से आ रही है ना, जितना एरिया उनकी सहायक की भी सहायक कवर कर रही है, उसको पूरे को बेसिन बोला जाता है, और उसमें जो बड़ी नदी होती है उसके नाम से उस बेसिन को जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा बेसिन है, अपवाह तंत्र है दक्षिण भारत में, वो गोदावरी का ही है। अगर पूरे भारत में देखेंगे तो गंगा के बाद गोदावरी का बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। चलो, अच्छा ये तो हो गई यहां तक। इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक भी यहीं पर याद रख लो, जैसे कि वर्धा हो गई, जैसे कि पूर्णा हो गई, जैसे कि मंजरी हो गई, जैसे कि सबरी हो गई, ठीक है भाई, ध्यान ध्यान रखोगे, वर्धा, पूर्णा, मंजरी, सबरी, ठीक है भाई, है ना, जैसे कि वेन गंगा हो गई, वेन गंगा, जैसे कि पेन गंगा हो गई, ठीक है। और ध्यान रखो हमेशा, जो भी इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ नदियां गिरेंगी वो डेल्टा बना के गिरेंगी, वो डेल्टा बना के गिरेंगी, चाहे इधर कृष्णा गिरो, कावेरी गिरो, महानदी गिरो, ठीक है, इधर डेल्टा बना के गिरेंगी। और जो भी इधर पश्चिम की ओर नदी गिरेगी अरब सागर की तरफ, वो क्या बनाकर गिरेगी, वो एस्चुरी बनाकर गिरेगी, ज्वरंद मुख बनाकर गिरेगी, ठीक है, इधर अरब सागर की तरफ जो भी गिरेगी, चाहे इधर नर्मदा गिरो, तापी गिरो, ठीक है, ध्यान रखोगे, चाहे मांडवी गिरो, जुआरी गिरो, चाहे आगे थी है भरतपुजा गिरो, पेरियार गिरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इधर वाली एस्चुरी बनाती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है, ओके। तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा है, सोन लगाएंगे हम। कैसे, देखो अमरकंटक कहां पर है, यहां पर पड़ता है, सतपुड़ा का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वतमाला कैसे है, देखो सतपुड़ा पर्वतमाला आपकी यहां पर गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, ठीक है। तो उसी में यहीं पर मैकाल श्रेणी है, एक मैकाल, ठीक है भाई, मैकाल श्रेणी छोटी सी पर्वतों की श्रेणी है, तो वो सतपुड़ा का ही हिस्सा है मैकाल, और वो बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है मैकाल श्रेणी। और मैकाल श्रेणी की ऊंची चोटी है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश की तरफ है, और इसकी हाइट है 1065 मीटर। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है, पूरे सतपुड़ा की ऊंची चोटी नहीं है, पूरे सतपुड़ा की ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों पर मिलेगी, उसका नाम क्या है, धूपगढ़, वो मिलेगी 1350 मीटर, तो वो तो अलग है। हम बात कर रहे हैं अमरकंटक की, जो 1065 मीटर की ऊंचाई पे है। वहां से दो नदियां निकलती हैं, एक तो निकलती है नर्मदा, वो इधर को आ जाती है बहकर, ब्रंश घाटी से होकर बहती है, क्योंकि ये बाद में बताऊंगा ब्रंश घाटी क्या है अभी। और सोन अपनी ढलान के सहारे बहती हुई बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, है ना। पटना के पास, ध्यान रखो, एक दानापुर जगह है वहां पर, ठीक है भाई, पटना के पास एक दानापुर जगह है, वहां पर जाकर ये नदी क्या होती है, गंगा से मिल जाती है, और गंगा की राइट से सहायक है, यानी कि गंगा ऐसे बह रही है, गंगा के राइट हैंड से जाके मिल गई इसमें, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, पटना के पास। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोन। सोन कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और बिहार के पटना के पास, दानापुर के पास जाकर क्या हो जा रही है, गंगा में मिल जा रही है। अच्छा, जैसे सोन की सहायक नदी कौन कौन सी है, जैसे उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल है, जैसे कि रिहंद है, रिहंद, जैसे कि जोहिला है, जोहिला,
जैसे कन्हार है, कन्हार, ये सब इसकी सहायक है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखो। रिहंद नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के पीपरी में रिहंद डैम भी बना हुआ है, जिसको गोविंद वल्लभ पंत डैम भी बोल देते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और उस बांध पर जो पानी रोका हुआ है, जो एक बड़ा झील का रूप ले चुका है, उस झील को गोविंद वल्लभ पंत सागर बोल दे। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी नदी अरब सागर की ओर गिर रही होगी वो डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि जो इधर गिरेगी। अब इधर अभी मैंने आपको बोला था कि जैसे कि नर्मदा, जैसे कि तापी, मंडोवी, जुआरी और भरतपुजा और पेरियार, उसमें से ये तापी को ले लीजिए। तापी कहां से निकलती है और कैसे आकर गिरती है? तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और वहां पर है मुल्तई की पहाड़ियां। कौन सी है? मुल्तई पहाड़ी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मुल्तई पहाड़ियों से निकलती है। 724 किलोमीटर की ये लंबाई है इसकी, और यहां आकर गिर जाती है। मध्य प्रदेश में बहती है, फिर गुजरात में थोड़ी सी बहती है, और फिर यहां पर आकर गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख, देखो कभी भी आपसे पूछे खाड़ी क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला आप हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो आप, खाड़ी ये होती है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हिस्सा और एक तरफ से खुला हुआ हिस्सा, उसको हम खाड़ी बोलते हैं। तो ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये खाड़ी है। आप बोलोगे सर फिर तो ये जो पानी वाला हिस्सा ये भी खाड़ी है, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पर इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, तीन तरफ से पानी से घिरा है, एक तरफ से खुला है ये हिस्सा। हाँ सही बात है, ये भी खाड़ी है। ठीक है, और ऐसे को खाड़ी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए और बताऊं, जैसे मान के चलो ये हमारी इधर बंगाल की खाड़ी है ना भाई, बंगाल की खाड़ी, ये भी ऐसे ही है बंगाल की खाड़ी। यानी कि इधर से ये जमीन से घिरी है, इधर से जमीन से घिरी है, इधर से, और इधर से खुला है इसका माउथ, नीचे से खुला हुआ, ये बंगाल की खाड़ी है। जो भी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, एक तरफ से मुहाना उसका खुला हुआ हो, उसको खाड़ी बोल देते हैं हम। और बीच में उसमें द्वीप भी होने चाहिए, एक दो अगर द्वीप मिल गया इस एरिया में तो और अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का। ठीक है, ध्यान रखोगे। ऐसे ही कच्छ और कठियावाड़ गुजरात के दो हिस्से हैं, इन दोनों के बीच में कच्छ की खाड़ी है, ये भी किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ओके, तो वो कौन सी है? नर्मदा। कैसे? देखो, भ्रंश घाटी, हमारे देश में ना तीन नदी ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। एक तो है नर्मदा, एक मिलेगी आपको तापी, और एक मिलेगी दामोदर। वो कैसे जी? देखो, भ्रंश घाटी मतलब जमीन में थोड़ी सी दरार होना, पूरी गहराई तक नहीं, थोड़ी गहराई तक बस एक दरार हो जाना, यानी कि ऐसी हो जाना, बीच में से थोड़ी सी दबी हुई हो जाना ये पृथ्वी। ठीक है भाई, आपदा आने की वजह से। तो उसके लिए नर्मदा, तापी, दामोदर, ये तीन नदियां जो हमारे देश में भ्रंश घाटी से बहती हैं। अमरकंटक से दो नदियां निकलती, एक तो नर्मदा और एक सोन। सोन अपनी ढलान के सहारे बहती हुई ऊपर की ओर चली गई, राइट बात है। लेकिन नर्मदा भ्रंश घाटी से बह रही थी तो ये पश्चिम की ओर आ गई, ये पश्चिम की ओर आ गई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही तापी भ्रंश घाटी से बह रही थी तो ये पश्चिम की ओर आ गई, इधर को बह के। समझ गए? क्लियर हो जाएगा। और सोन जो थी वो अपनी ढलान के सहारे बह के ऊपर को चली। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमारा राइट आंसर है नर्मदा। ओके, अच्छा, ये जो नर्मदा है कहां से निकल रही है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल रही है। और अगर आप देखोगे ये कहां कहां बह रही है? मध्य प्रदेश और गुजरात में बह रही है। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? इसकी जो सहायक नदी आप देखोगे, जैसे कि हम कहने लगे यहाँ पर तवा है, बंजर है ना भाई, और संग है, और संग याद रखोगे, और संग है ना भाई, दूधी है, शक्कर है, ये भी आप ध्यान रखना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे इंदिरा सागर बांध इसके ऊपर बना हुआ है मध्य प्रदेश में। कौन सा? इंदिरा सागर डैम, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद यहां पर ध्यान रखोगे, है ना, सरदार सरोवर गुजरात में बना हुआ है। सरदार सरोवर याद रखोगे, ये गुजरात में बना हुआ है। पता है ये नदी मध्य प्रदेश में बहुत पूजी जाती है, गंगा के रूप में, बिल्कुल समझ गए, बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। इसके ऊपर 30 से भी ज्यादा बांध बने हुए हैं, और आसपास जो है वो जनजातियां ज्यादा रहती हैं।
तो जनजातियों के अधिकार मारे जा रहे हैं एक तरीके से इस नदी पर डैम बनाकर। समझ गए? नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था इसके लिए, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी है ना भाई? दक्षिण भारत की नदियों में अभी हमने देखा था सर गोदावरी है सबसे लंबी नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। 1465 किलोमीटर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ओके, कावेरी नदी का ओरिजिन देखते हैं। कावेरी कहां से निकलेगी? जैसे ये है कर्नाटक, कर्नाटक में भी पश्चिम घाट के पहाड़ हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, और पूरे 6 राज्यों में फैले हुए हैं इधर। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। वहीं से ये नदी निकलेगी और उसके बाद ये कहाँ चले जाएगी? तमिलनाडु में। और उसके बाद ये आकर कहां पर गिर जाएगी? ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये 2 राज्यों में बह रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको लगभग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें ये नदी की सहायक कौन कौन सी है, जैसे कि सहायक अमरावती आप लिखोगे, अमरावती। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अमरावती है, अर्कावती है, अर्कावती। जैसे कि शिमसा है, शिमसा, शिमसा ये पूछी जाती है। जैसे कि लक्ष्मण तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो नदी है इसके किनारे पर तंजौर बसा हुआ है, तमिलनाडु का, तंजौर तमिलनाडु का बसा हुआ है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसके ही किनारे पर मैसूर कर्नाटक का बसा हुआ है, मैसूर कर्नाटक का। पता है ये नदी विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर इन दोनों में विवाद है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जहां पर ये गिर रही है डेल्टा बनाकर, बिल्कुल वहीं पर आपका पुदुचेरी भी बसा हुआ है। तो ये पुदुचेरी के पास डेल्टा बनाती है, ये भी आप ध्यान रखना। पुदुचेरी के पास डेल्टा बनाती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हालांकि पुदुचेरी तो अलग और भी जगह पर बसा हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियली जिला है ना खुद पुदुचेरी, वो यहीं पर है जहां इसका डेल्टा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, इतनी बात हो गई हमारी। ये नदी के ऊपर मैटूर डैम बसा हुआ है, मैटूर डैम बना है। ये जो मैटूर डैम है ये कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है तमिलनाडु में। ये बात ध्यान रखना, इसी नदी के ऊपर 1934 में बना था। भारत का सबसे पुराना कल्लनई बांध वो भी इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सा? कल्लनई बांध, ये भी आप ध्यान रखोगे, कल्लनई डैम, है ना भाई। और ये पता है कब बना था? 100 ईस्वी में। मिट्टी का बना हुआ, तमिलनाडु में है। और ये मैटूर बांध भी तमिलनाडु में है, इसी नदी पर बना है। ये नदी जो जलप्रपात बनाती है वो 2 इंपॉर्टेंट बनाती है। कौन कौन सा? हालांकि हमने जलप्रपात वाली वीडियो में देख लिया था। ये नदी जलप्रपात बनाती है, एक तो शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कर्नाटक में बनाती है, याद रखोगे, शिव समुद्रम कहां पर? कर्नाटक में। और एक बनाती है होगे नक्कल, होगे नक्कल, और ये कहां पर बनाती है होगे नक्कल? तमिलनाडु में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों में है? अभी देखा हमने। ठीक है भाई, वो कौन सा लगाओगे आप इसमें से? कर्नाटक और तमिलनाडु। और अब इस विवाद में केरल भी कूद पड़ा है और पुदुचेरी भी कूद पड़ा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इनमें तो बहती भी नहीं है, फिर भी कैसे कूद गए ये, है ना भाई? देखो ये ऐसे कूद गए, है ना भाई। केरल से निकलकर कुछ नदियां इसमें जाकर मिलती है। ठीक है भाई, ध्यान रखो, केरल से ही निकलती है वो नदियां और कर्नाटक में जाकर कावेरी से मिल रही होती है। और ऐसे ही पुदुचेरी के पास ये डेल्टा बनाती है, तो पुदुचेरी को भी पानी चाहिए इसका, समझ गए। तो केरल वाले कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे ज्यादा इस कावेरी नदी को, और ये कहते हैं पुदुचेरी वाले कि हमें भी चाहिए पानी। तो अब इन चारों राज्यों में विवाद फैल गया है इसका। पहला ऐसा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नदी जल विवाद वरना सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आपस में सुलटा लिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन ये सुलटा ही नहीं। दामोदर नदी निकलती है कहां से? छोटा नागपुर पठार से। ठीक है भाई, कैसे छोटा नागपुर पठार से? इधर देखो, ये है छोटा नागपुर पठार, जिसमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं अच्छे खासे। ज्यादातर झारखंड में फैला हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी टच है, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी टच है। रांची, हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। रांची, हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ियों से मिलकर से एक नदी निकल गई, है ना, ध्यान रखोगे। वो निकल गई पलामू से एक नदी, वो है दामोदर। निकलने के बाद वेस्ट बंगाल चली गई और वेस्ट बंगाल में हुगली में जाकर मिल गई, यानी कि दामोदर हुगली की सहायक है।
हमारे देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है ये, प्रदूषित नदी, है ना, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखोगे दामोदर नदी को, तो हमारे देश में इस नदी और इसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने के लिए 1948 में क्या चलाया गया था? दामोदर दामोदर नदी घाटी परियोजना हमारे देश की सबसे पुरानी परियोजना है नदी घाटी के तौर पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में चली है, दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर डैम बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुगली की सहायक है ये नदी, ध्यान रखोगे। वेस्ट बंगाल का शोक बोली जाती है, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का शोक क्यों बोली जाती है? क्योंकि वेस्ट बंगाल में बाढ़ आवा देती है, इस वजह से बोली जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे यहां तक। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, इसकी सहायक नदी भी है, जैसे कि जमुनिया है, याद रखोगे जमुनिया। ठीक है भाई, जमुनिया इसकी सहायक नदी भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान रख सकते। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से निकल कर आती है, वो कौन सी है? सिंधु है, सिंधु। अच्छा, सिंधु कैसे निकलती है, चलो देखते हैं एक बार थोड़ा सा सिंधु का हिसाब। ओके, सिंधु का हिसाब देखते हैं कि सिंधु कैसे निकलती है। सिंधु निकलती है तिब्बत से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तिब्बत से, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और इसके मुहाने को सिंगी खंबाब बोला जाता है, सिंगी खंबाब, यानी कि शेर का मुहाना बोला जाता है। ठीक है भाई, शेर मुख, शेर मुहाना, इसके ओरिजिन पर, जहां इसका ओरिजिन है, उद्गम है, निकलने के बाद दमचोक नाम की जगह से लद्दाख में आ जाएगी। कौन सी जगह से? दमचोक नाम की जगह से। उसके बाद इसके ऊपर लद्दाख में लद्दाख रेंज है, नीचे जांस्कर रेंज है, फिर उसके बाद ये पीओके में घुस जाएगी, फिर पीओके में, फिर यहां पर दर्दिस्तान पड़ेगा, बिल्कुल, है ना भाई, दर्दिस्तान, है ना, पीओके और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और दर्दिस्तान के पास एक जगह है चिल्हड़, उस चिल्हड़ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिर जाएगी। यहाँ पर अरब सागर में गिर रही है ये, तो 3 देशों में बह रही है ये, तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में। इसके बिल्कुल पास में कराची, कराची शहर बसा हुआ है, जहां ये अपना डेल्टा बना रही है ना, अरब सागर में गिर रही है वहां पर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सिंधु। और सिंधु की जो सहायक है, जैसे कि हम कहने लगे सबसे बड़ी सहायक वो चिनाब है, सबसे बड़ी सहायक चिनाब है। जैसे इसकी सहायक जांस्कर भी है, ठीक है, श्योक भी है, गिलगित भी है, गिलगित, याद रखोगे, ये सब इसकी सहायक नदियों में आती हैं। काबुल भी है, काबुल, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, काबुल भी इसकी सहायक है, पाकिस्तान में इससे मिलती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, चिनाब। और इनडायरेक्टली सतलुज भी इसमें मिलती है, इनडायरेक्टली व्यास भी इसमें मिलती है ना भाई, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली इसका पानी मिलता है। ओके भाई, और आप झेलम भी आप बोलोगे सहायक, इनडायरेक्टली, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे चिनाब, चिनाब तो हो ही गई यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, रावी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, डायरेक्टली चिनाब मिलती है इसमें, तो हम चिनाब को डायरेक्टली सहायक नदी इसकी मानते हैं। ओके बच्चे, ये आप ध्यान रखोगे। बोलता है विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ये मुझे आप, है ना,